प्रधानमंत्री ने बाली में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर G20 के पहले कार्यकारी सत्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को दी बधाई और शुभकामनाएं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए ब्रह्मानंद नेताम को बनाया उम्मीदवार। और रायपुर में आज उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केंद्र का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और कई जरूरतमंद देशों को अनाज की आपूर्ति भी की। आज इंडोनेशिया के बाली में खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर G20 के पहले कार्यकारी सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में उर्वरकों की मौजूदा कमी एक बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि उर्वरक की आज की कमी कल के लिए खाद्य संकट है और विश्व के पास इसका कोई समाधान नहीं है। उन्होंने विश्व के नेताओं से आग्रह किया कि वे विश्व में खाद्य और अनाज की आपूर्ति श्रृंखला स्थिर बनाने के लिए आपसी समझौता करें। खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत के प्रयासों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत सतत ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है और मोटे अनाज जैसे पोषक और पारंपरिक खाद्यान्नों को फिर से लोकप्रिय बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोटे अनाज वैश्विक कुपोषण और भुखमरी के समाधान हो सकते हैं। उन्होंने विश्व के नेताओं से अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत और सामूहिक संकल्प लेना आज के समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2030 तक भारत का आधा विद्युत उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन के आरंभ में विश्व नेताओं के साथ संक्षिप्त चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों ने अपनी कला, शिल्प और कड़ी मेहनत से राष्ट्र को समृद्ध किया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों को नमन करते हुए उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए देश अमृतकाल के 5 प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इन 5 प्रणों में विकसित भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, नागरिकों में एकता और कर्तव्य परायणता की भावना शामिल है। जनजातीय गौरव दिवस पर श्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान और प्रमुख जनजातीय आंदोलनों में उनकी भूमिका को स्मरण किया। सहजीवन और समावेश भी है। इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है जनजातीय गौरव दिवस इस दिशा में हमारे लिए एक अवसर बनेगा, एक माध्यम बनेगा। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर भगवान बिरसा मुंडा और कोटि कोटि आदिवासी वीर वीरांगनाओं के चरणों में आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में जनजाति संग्रहालयों और जनधन, गोवर्धन, वनधन, स्व सहायता समूह, मातृत्व वंदन योजना, ग्रामीण सड़क योजना, एकलव्य विद्यालय, 90% तक वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मिशन इंद्रप्रस्थ जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, जिनसे जनजाति समुदाय को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि भारत को इस भव्य विरासत से सीख लेकर अपने भविष्य को आकार देना है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा उपचुनाव और छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जारी सूची के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भानुप्रतापपुर सीट के लिए ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। श्री नेताम वर्ष 2008 में विधायक निर्वाचित हुए थे। अभी वे संगठन का काम देख रहे हैं। गौरतलब है कि इस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। नीति आयोग द्वारा देश के 112 आकांक्षी जिलों में मेधावी छात्रों का चयन कर मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। आकांक्षी जिला कोरबा में भी इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले के 34 छात्र छात्राओं को कैरियर प्लस कार्यक्रम के तहत चुना गया है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा के द्वारा इन मेधावी छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए परीक्षा की तैयारी के लिए टैबलेट का वितरण किया गया। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग काफी महंगी है, जिसे वहन करना सभी बच्चों के लिए आज संभव नहीं है। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में नीति आयोग द्वारा संचालित योजना मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत चयनित मेडिकल और इंजीनियरिंग के 17 छात्रों को टैबलेट दिया गया है, जिनके माध्यम से आगामी 2 वर्षों तक स्कूल टाइम के बाद विशेष कोचिंग के जरिए छात्रों को निःशुल्क नीट और जेईई की विशेष तैयारी कराई जा रही है। हमारे जो शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 34 प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, उनका चयन करके उनको ये सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और आज इन दोनों एजेंसीज के कोलैबोरेशन से जो उनको टैबलेट्स दिए जाने हैं उसका वितरण हुआ है। क्योंकि इसमें वैसे बच्चे हैं ज़्यादातर जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, बहुत सक्षम नहीं है, जिनके लिए बहुत क्वालिटी कोचिंग बाहर जा कर के कोटा या दिल्ली में थोड़ा सा कठिन होता है, उनको यहाँ पर ही सुविधा का लाभ मिलेगा। तो इससे उनको मतलब उनका जो एस्पिरेशन है, जो उन्होंने गोल किया है, उसको अचीव करने में ज़्यादा आसान है। चयनित छात्रों ने केंद्र सरकार की इस योजना को काफी फायदेमंद बताया। गौरतलब है कि भारत सरकार देश के 112 आकांक्षी जिला के सतत विकास के साथ ही इन जिलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों के लिए कई अहम योजनाएं चला रही है। प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में लगातार धान की आवक बढ़ रही है। सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों से धान खरीदने के लिए सारे इंतजाम रखे गए हैं। किसानों को उनके बेचे गए धान का भुगतान भी उनके खातों में किया जा रहा है। 1 नवंबर से चालू धान खरीदी सीजन में अब तक 4,20,365 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। लगभग 1,33,620 किसानों ने धान बेचा है। धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 854 करोड़ 98 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि अधिकारी धान की व्यवस्था पर निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं। सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए चेकपोस्ट के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोरिया जिले में भी धान खरीदी जारी है। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह जिले में धान खरीदी की व्यवस्था की निगरानी खुद कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि कोरिया जिले में 16 समितियों में धान खरीदी की जा रही है। कोरिया जिले में 9,44,590 टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक 7,288 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले में 20,908 किसान पंजीकृत हैं। नवंबर से पूरे जिले में धान खरीदी की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। सभी समितियों में और उपार्जन केंद्रों में बेसिक तैयारी भी हो गई है। अभी जो धान की आवक थोड़ी कम है, क्योंकि अभी जो धान में नमी है वो 22% के ऊपर है, उसकी वजह से भी ज़्यादा टोकन नहीं कटे हैं। परंतु 4 तारीख के लिए कुछ गाँव में टोकन काटे गए हैं और आगे जैसे ही आवक होगी तो हमारी तैयारी पूरी है। इसके लिए पूरी व्यवस्था करने के लिए SDMs को, तहसीलदार को, हमारे फूड ऑफिसर्स को, जो हमारे संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको विस्तृत दिशा निर्देशित।
गौरतलब है कि धान कटाई और मिंजाई का काम पूरा होने के बाद खरीदी केंद्रों में आवक बढ़ रही है। आज छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा रायपुर में लीगल क्लिनिक यानी उपभोक्ता सहायता एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और रजिस्ट्रार उदय लक्ष्मी परमार, सचिव टोपेश्वर वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। न्यायमूर्ति चौरड़िया ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने और वैधानिक अधिकारों से परिचित कराने आयोग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई थी, जिसका जल्द निराकरण किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया संगठन है, चाहे उपभोक्ता जिला आयोग हो, चाहे राज्य आयोग हो, राष्ट्रीय आयोग हो। हम सब एक ही प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रकरण आते हैं बहुत 90 दिन में निपटाने के निर्देश हैं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से। 2 साल कोविड भी रहा, अब उसको हम गति दे रहे हैं, जितना हो सके फास्ट कोशिश कर रहे हैं। सबसे मुख्य है कि जनता जागरूक हो। इस विषय पे हमारी जागरूकता काम नहीं आएगी। उपभोक्ता जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझें और वैधानिक अधिकारों को समझें। अनावश्यक तंग करने वाले मुकदमे ना लाएं और जो वास्तविक न्याय के मुकदमे लाएं, जिससे हम शीघ्र निराकरण कर सकें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ लीगल एड क्लिनिक खोलने के लिए जस्टिस गौतम भादुड़ी साहब ने और उच्च न्यायालय ने हमें सहयोग किया है। वहीं सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों के संवर्धन के लिए लीगल क्लिनिक का शुभारंभ किया जा रहा है। आज राज्य उपभोक्ता फोरम के द्वारा यहाँ पे लीगल क्लिनिक का प्रारंभ किया गया है और मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामना देता हूँ। जिस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है उसकी सफलता बनी रहे। गौरतलब है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी उपभोक्ता जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बाल दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुर्ग जिला पुलिस ने बाल दिवस के अवसर पर अनूठी पहल करते हुए स्कूली बच्चों को थानों का भ्रमण कराया। इस दौरान पुलिस ने बच्चों को संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कराते हुए थानों में किए जाने वाले कार्यों से उन्हें अवगत कराया तथा उन्हें किसी भी गलत काम के होने पर उसका विरोध करने और पुलिस की सहायता लेने का संदेश दिया। इस अवसर पर कक्षा 4वीं की एक बच्ची को एक दिन का थाना प्रभारी भी बनाया गया। आईपीएस अधिकारी निखिल राखेचा की उपस्थिति में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने थाने का चार्ज कक्षा 4वीं में पढ़ने वाली सृष्टि वर्मा को सौंपा। इस मौके पर सृष्टि वर्मा ने चार्ज लेते ही तमाम थाने की गतिविधियां देखी और स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। आईपीएस अधिकारी निखिल राखेचा ने बताया कि ये पहल बच्चों के मन से पुलिस के डर को दूर करने के लिए की गई थी। बाल दिवस के उपलक्ष्य में सभी थानों में भिलाई नगर सब डिवीज़न के स्कूल के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को थाने का विजिट करवाया गया और सुपेला थाना में एक छोटी 4 स्टैंडर्ड की बच्ची को एसएचओ भी बनाया गया, जो उनका सपना था। तो इसमें उद्देश्य ये था कि बच्चों के मन में जो पुलिस को लेकर डर या गलतफहमियाँ होती है, फिल्मों को देख के जो पुलिस की एक इमेज बनती है, उसको बदल के पुलिस असलियत में क्या काम करती है वो दिखाना इसका उद्देश्य था। तो बच्चों को पूरे थाने का विजिट करवाया गया और हर पुलिस थाना में एक बाल कक्ष, महिला कक्ष और बाल कक्ष बनाया गया है, जिसकी जानकारी कई बार जनता को नहीं है। तो उद्देश्य ये था कि उन बच्चों को उस बाल कक्ष में घुमाया जाए और बताया जाए कि किस तरीके का माहौल होता है। अगर कोई बच्चा अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास आना चाहे तो उसकी जानकारी इस दौरान दी गई। इस दौरान सृष्टि वर्मा ने चार्ज लेने के बाद प्रसन्नता जताई। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की सारी चीज़ देखी, मैं घूमी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना था कि मैं थाना प्रभारी बनूं। वहीं कबीरधाम पुलिस ने भी बाल दिवस के अवसर पर बाल सुरक्षा सप्ताह एवं चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहां ये कार्यक्रम आगामी 20 नवंबर तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में जिले के अलग अलग स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में तिथिवार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अंजोर रथ के माध्यम से गाँव में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज के कार्यक्रम में अंजोर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। हमारे सपने साथियों, हम बड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। वहीं चाइल्ड विंग फोर्स एकेडमी ने बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकालकर आम जनों को जागरूक किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।